नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। अमीन पटवारी का 60 सेट देख रहे हैं। 60 सेट में आज तीसरा दिन है हमारा, तीसरा दिन तीसरे नंबर का सेट। ठीक है, कोशिश कीजिए आप लोग जिन्होंने सीधा तीसरा टेस्ट देखा है वो कोशिश कीजिए डे 1 से हम लोग जो 60 दिन का सीरीज चला रहे हैं आप लोग पहले दिन से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। उससे अपन समझेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं मैथ्स में, है ना। जो कॉन्सेप्ट इसी को फिर डील नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से जो बनाते हैं उसको बनाएंगे। टाइप आज पहले मैथ्स का मैं दिया था, टाइप पहले नहीं हुआ है, जीएस का हो गया है। ठीक है, तो आज जीएस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ्स में अपन टॉपिक दिए थे स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला, तो उस सेक्शन से मैथ्स में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखो साइमन कमीशन द्वैत शासन जो है वो स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और इसका विरोध हुआ था 1919 के अधिनियम की रिव्यू करने के लिए। इसको 1929 में आना था, लेकिन 3 साल पहले ही 27 में आ गया। और भारत कब पहुंचा वो, 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, है ना। और यहाँ जैसे ही वो पहुंचा तो भारतीय लोग क्या करने लगे, उसका विरोध करने लगे, भारतीय नेता, है ना। तो ये साइमन कमीशन के बारे में हो गया, द्वैत शासन की समाप्ति कर लिया ये। ठीक है, द्वैत शासन समाप्ति, ये सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नहीं वाला चीज सेक्शन वाला देखना आपने को। दूसरा देखो ऑप्शन नंबर बी, 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन। 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन, सबसे पहले तो इसमें अपने को क्या जानना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता याद रखना, इसकी अध्यक्षता अंसारी जी ने किया था। ठीक है, अंसारी या नाम को याद कैसे करोगे, देखो सर्वदलीय सम्मेलन, सर्व मतलब सभी, सभी ये मतलब सारे के सारे लोग या जितने भी सारी चीजें हैं यहां पे बात की जाएगी, तो सारी करके याद रखना अंसारी, सर्वदलीय सम्मेलन अंसारी। ठीक है, क्या था इसमें, तो इसमें बात चल रहा था नेहरू रिपोर्ट के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करना था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में। ठीक, बर्केन हेड ने क्या दिया था, चैलेंज दिया था कि भारतीय आप खुद के लिए एक ऐसा संविधान बनाओ जो सभी के लिए सही हो, है ना। तब नेहरू जी ने रिपोर्ट दिया था। क्लियर, लेकिन यहाँ पे देखो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 की घटना है जी। ठीक है, 1930 की घटना है, 1928 में तो ये हुआ ही नहीं था, है ना। तो यही ऑप्शन अपने को क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है, सुमिलित नहीं है पूछ रहा है ना। नेहरू रिपोर्ट में क्या मांग किए थे, डोमिनियन स्टेट के बारे में, डोमिनियन स्टेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, डोमिनियन स्टेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अधिराज्य का दर्जा, उपनिवेशिक अधिराज्य का दर्जा। तो पहले क्वेश्चन में सुमेलित नहीं है बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है बोल रहा है। ठीक है, सुमेलित है बोल रहा है, नहीं है और है, इस चीज को आप लोग अच्छे से गौर से ध्यान देना, है ना। वहां पे एग्जाम हॉल में टिक लगा करके तो आओगे और सोचोगे कि मेरा सही है, रूम में आके पता चलेगा कि हाँ नहीं मारना था या सुमेलित है मारना था, है ना। तो इसको सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर जैसे दिखा आप क्या कर लोगे, सुमेलित है पूछ रहा है या नहीं है, उसको क्या करना, अंडरलाइन करना। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में। कन्नौज के युद्ध को और भी नाम जाना जाता है, बिलग्राम के युद्ध, है ना। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये कब हुआ था, तो 1540 में। इसी बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी जो है वो हरा देगा किसको, हुमायूं को, और हुमायूं को क्या कर देगा, यहां से भारत से बाहर कर देगा। तो वो राजा बीर साल के यहाँ जा करके रहते हैं, है ना, उनके संरक्षण में, और वहीं पे अकबर का जन्म होता है। कहाँ पे,
राजा वीर साल के महल में। तो कन्नौज का युद्ध 1540 में होगा, तो ये सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये बिल्कुल सुमेलित है ना। किनके बीच होगा? अकबर के बीच और महाराणा प्रताप। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, तो ये सुमेलित है। कानवा का युद्ध देखो 1527 में, ठीक है। 1526 में क्या होता है? पानीपत, है ना। और 27 में क्या होगा? खानवा का युद्ध। इसी युद्ध में बाबर ने क्या दिया था? जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ये याद रखना, पूछता है ये, ठीक है। जिहाद का नारा दिया था बाबर ने, कौन से? खानवा के युद्ध में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है पूछ रहा है। तो एक ही अपने को सुमेलित दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, क्लियर। डेट वाइज भी अपने को समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है पूछ रहा है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या क्या चीज होता है? मतलब इंस्टेंट अगर एक्शन ले सके, जो उसके क्षेत्राधिकार में हो, है ना। ये दो तरह का क्षेत्राधिकार होगा, एक प्रारंभिक होगा और एक अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है। अपीलीय में अपील किया जा सकता है, ठीक है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मतलब कोई विवाद की स्थिति है किसी दो राज्यों के बीच या राज्य और संघ के बीच, तो उस क्षेत्र में न्यायालय क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, उसकी प्राथमिकता होगी कि वो उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ करके उस मामले को या उस विवाद को निपटारा कर सके, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पहला, दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो ये दो टाइप के क्षेत्राधिकार याद रखना। दो राज्यों के बीच विवाद होगा तो ये इसकी क्या कहलाएगी? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नहीं है पूछ रहा है ना? अच्छा, नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो है, ठीक है। केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद, ये भी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद, लोकसभा के सदस्य के चुनाव का विवाद नहीं है, और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव का विवाद नहीं है। ये दोनों क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ये क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो एक, दो, तीन और चार, ये चारों सही होगा। सुमेलित नहीं है बोल रहा है ना, ये और ये भी और भी आई कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी है क्या? भी और भी आई, ये क्या होगा? सी सही होगा। ये सब उसका क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जबकि ये उसका क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो तीन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भी और भी आई। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? मुख्य पर्वत श्रेणियां पूछ रहा है और उनकी ऊंची चोटियां या ऊंची शिखर के बारे में अपने को बताना है, ठीक है। तो इसमें से पहला देखो, पहला देखो क्या बोल रहे हैं? अरावली, अरावली पर्वत, ठीक है। ये कहां तक? गुजरात के पालमपुर से उधर दिल्ली के रीच तक उधर फैलेगा, है ना। तो अरावली पर्वत याद रखना। अरावली पर्वत का ऊंचा जो शिखर होगा वो क्या होगा? गुरु शिखर, है ना। 1722। चलो ये चोटी की ऊंचाई को नहीं लिखते हैं ना, लेकिन याद रख लेना भाई कौन किसके यहाँ है। यहां पे याद रखना क्या है? माउंट आबू, ठीक है। यहां पे एक फेमस मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा देखो, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, इसका ऊंचा शिखर क्या हो जाएगा? डोडो बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा। सतपुड़ा शिखर, इसकी ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? धूपगढ़। और पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये तो जानते हो आप लोग। पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? अन्नाईमुड़ी, ठीक है, अन्नाईमुड़ी। इसके आधार पे आप ऑप्शन छाटो। ए का क्या दिख रहा है? 2, बी का क्या दिख रहा है? 3,
सी का क्या है 4 और डी का क्या दिख रहा है 1। 2 3 4 और 1 कौन से ऑप्शन में है? 2 3 4 और 1 ऑप्शन नंबर सी है क्या? 2 3 4 और 1 ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ये इसका सही आंसर होगा, है ना। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है? ठीक है, भारत की संचित निधि पर। भारत की संचित निधि पर याद रखना, एक तो ये किस पे जाएगा जी? जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का वेतन यहां से दिया जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन के ऑप्शन के आधार पे देखते हैं, इसको जमाते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वेतन, ठीक है, इनका वेतन यहां से दिया जाता है, किससे? संचित निधि से। वेतन के बारे में हम लोगों ने सेट नंबर 2 में अच्छे से देखा है ना। सेट नंबर 1 है या 2 है, वेतन के बारे में बता दिया हूं मैं आपको, वेतन दो करके, तो दूसरे अनुसूची में, है ना। और उसको दो भागों में तोड़ते हैं, एक राज्य के राज्यपाल और एक सेंटर में कौन सा? राष्ट्रपति। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, तो यहाँ पे क्या देखे? विधानसभा, विधान परिषद, कैग के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के बारे में, और हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इसके बारे में अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, कोई सेट नंबर 3 डायरेक्ट देख रहा है तो इन चीजों को और यहाँ पर रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन वेतन के बारे में अनुसूची 2 वाले सेक्शन में पूरा बता चुके हैं कि किसको किसको वेतन अनुसूची 2 के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग आया ना, इसको भी यहां से दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन ये भी दिया जाता है। यहां पे एक क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर लगेगा, उपराष्ट्रपति का वेतन। कभी भी ये उपराष्ट्रपति का वेतन इसको मिलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, और उसको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाता। किसके पद के लिए दिया जाता है? राज्यसभा का पदेन सभापति का जो कार्य करता है उसके लिए दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का कोई काम तो है ही नहीं, है ना। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तब इसकी भूमिका होती है, लेकिन उसमें भी वेतन उसको उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता। जब तक कार्यकाल में वो राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके कार्यभार को संभाल रहा है तो उसको वेतन राष्ट्रपति के पद के लिए दिया जाता है। ये चीज क्लियर है? उपराष्ट्रपति के लिए इसको वेतन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा? गलत होगा। अब इसके आधार पे देखो, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा तो ए, बी और सी ये तीनों सही होगा। कहां पे है? ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर एक दिख रहा है क्या? ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर ए सही है क्या? ए, बी और सी ये सही होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अगला देखो, 6वें नंबर का क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है, उसका कारण दिया है, उसके आधार पे अपने को जमाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1919 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, इनके द्वारा क्या किया गया था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की सिफारिश की गई थी क्या? अब ये बात कर रहा है 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन, ठीक है, जिसमें से नेहरू रिपोर्ट का ये लोग क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं। और उस नेहरू रिपोर्ट में याद रखना कभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई है। इसमें क्या कहा गया है? डोमिनियन स्टेट के बारे में, अधिराज्य के बारे में, ठीक है, उपनिवेशिक अधिराज्य के बारे में बात किया गया है। इनमें कभी भी पूर्ण स्वराज की सिफारिश नहीं की गई है। कारण तो अपने को गलत दिख रहा है, कथन क्या है? सही है। ठीक है, उपनिवेश अधिराज्य के बारे में यहाँ पे बात किया गया है नेहरू रिपोर्ट में, वो पूर्ण स्वराज की बात नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेहरू जी क्या करेंगे? 31 दिसंबर की रात को रावी नदी के तट पे ये क्या कराएंगे? पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहां पे कथन नंबर 1, कथन तो सही है, कारण क्या है? गलत है। कौन से ऑप्शन में है? कथन सत्य है,
कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा हमारा। ठीक है, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय कौन लेगा। मतलब इनके आयु से संबंधित कोई वाद विवाद होता है तो उस स्थिति में यहां पे निर्णय कौन लेगा। ठीक है, तो इसके संबंध में निर्णय याद रखना, हमेशा इसके संबंध में निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति ही लेता है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन होगा, वो भी याद रखना, इसके संबंध में कौन लेगा, राष्ट्रपति ही क्या लेगा, इसका निर्णय लेगा, राष्ट्रपति ही इसका निर्णय लेगा। लेकिन एक कंडीशन ये होता है, याद रखना, ये क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे ही कोई निर्णय देंगे। किसके, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे ही कोई निर्णय लेंगे, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे ही ये कार्य करेंगे। किसके संबंध में, अगर इसकी आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठ रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, इसके आयु के संबंध में कोई विषय या उसके विषय में कोई प्रश्न उठ रहा है तो उसका सॉल्यूशन, उसका निर्णय कौन लेगा, तो उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही निर्णय ले लेंगे, किसके, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ऐसे निर्णय के बारे में वो फैसला कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है देखो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं लेगा भाई, पहली बात यही कैंसिल हो गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल भी नहीं लेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं लेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, यही देख रहा था हम लोगों ने। ठीक है, राष्ट्रपति, देखो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति जी के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा, यही लिखा हम लोगों ने, राष्ट्रपति लेंगे, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे लेंगे। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति जी के द्वारा लिया जाएगा, तो इस आधार पे क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 7 का। ओके, नेक्स्ट देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है क्या, हाँ ये बिल्कुल सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, इसके बारे में अच्छे से सोचो, क्या बोल रहा है, वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, ये ऑप्शन गलत है ना, यही सही नहीं है, पूछ रहा है। अब इसका रीजन क्या है, देखो, ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और वहां के राज्य के राज्यपाल, इन दोनों के परामर्श के द्वारा क्या किया जाता है, उनको हटाया जाता है, ना कि राष्ट्रपति की इच्छा के पर्यंत में। क्या बोला जा रहा है, वह अपने पद पर कब तक बना रहेगा, मतलब कैसे उसको हटाया जाएगा या उसके संबंध में क्या सही नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो यह निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा तो लिया ही जाएगा, है ना, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है, तो उसके द्वारा उसकी इच्छा के पर्यंत में बोल रहा है, मतलब उसी के इच्छा के अनुसार ही वो हमेशा रह सकता है, ऐसा बोल रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन याद रखना, वहां के मतलब किसी को किसी राज्य में, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ही है ना, तो छत्तीसगढ़ के राज्य में किसी व्यक्ति को क्या बनाया गया है, यहाँ पे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ के जो सीएम है उनके परामर्श के द्वारा इनको चुना जाएगा जी, सबसे पहले तो इन्हीं से परामर्श लेंगे। ठीक है, क्लियर, इनसे परामर्श। दूसरा चीज क्या होगा, राज्य के राज्यपाल से क्या लेंगे, परामर्श करेंगे। दूसरा चीज किससे करेंगे, राज्य के राज्यपाल से, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे। ठीक है, तो वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, ये गलत है ना, केवल राष्ट्रपति का इच्छा यहाँ पे हो गया, नहीं इसी व्यक्ति को यहाँ पे रखूंगा,
ये सही नहीं है, है ना। वहां के सीएम से परामर्श लेंगे, राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही नहीं होगा, इसका सही नहीं है बोल रहा है, तो इच्छा के अनुसार नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। ठीक है, और इसको हटाया किसके आधार पे जाएगा, तो यहां पे याद रखना इसका एक आधार बताया गया है असभ्य व्यवहार, ठीक है, या अभद्र व्यवहार, अभद्र व्यवहार या असमर्थता, जो कार्य है कार्य करने में असमर्थ है, असमर्थता, इन दोनों के आधार पे ही इनको हटाया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी चाहिए क्या, वहां के सीएम से परामर्श करना होगा और वहां के राज्यपाल से परामर्श करना होगा। ठीक है, ठीक, और न्यायाधीश को हटा रहे हैं तो वहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उस मुख्य न्यायाधीश को पूछना जरूरी होगा। ठीक है, जो यहाँ पे मेन न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, और किससे, राज्यपाल, ये दो व्यक्ति यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, इनसे जब तक परामर्श नहीं लेंगे तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा। ओके, हिमालय के किस भाग पर करेवा भूभाग आकृति पाई जाती है, तो ये करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है जी, तो याद रखना जाफरान की खेती के लिए, किसकी, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जाफरान की खेती, और दूसरा चीज याद रखना बादाम और केसर, दूसरा चीज याद रखना बादाम के लिए और केसर की खेती के लिए। ठीक है, अजय देवगन वाला एडवर्टाइजमेंट है ना, दाने दाने पे लिखा है, तो जाफरान की खेती, बादाम और केसर की खेती, ये कहाँ होगा जी, तो ये होगा करेवा भू आकृति, यहाँ के जमीन में ये सब उगाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, किस भूभाग की आकृति है, तो ये याद रखना कश्मीर हिमालय का। ठीक है, कश्मीर हिमालय का, और यहाँ पे अगर जो मैदानी हिस्सा है वहां पे जो घास उग रहे हैं उसको मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इसके बारे में सुने हो, है ना, मर्ग बोलेंगे। उत्तराखंड में इसी को क्या बोलेंगे, बुग्याल या पयार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बुग्याल या पयार। ओके, तो हिमालय के किस विभाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो करेवा भू आकृति याद रखना कश्मीर हिमालय का भाग है। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखो, 10वां नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, त्याग पत्र कौन किसको संबोधित करता है, इसके विषय में कौन सा सही है, ये अपने को देखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, स्पीकर क्या, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा अपना त्याग पत्र, भाई जो स्पीकर है वो किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर को, दोनों क्या करेंगे आपस में अदला बदली करेंगे। ठीक है, तो स्पीकर किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर को संबोधित करेगा, तो ये सही है, ये सही है। राज्यसभा का सभापति उपसभा को संबोधित करेगा, इसके विषय में देखो, है ना, राज्यसभा का उपसभापति सभापति को संबोधित करेगा, ये सही है ना, ये सही है, ये सही है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राज्यसभा का सभापति, एट द एंड राज्यसभा का सभापति कौन होता है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और ये उपराष्ट्रपति कभी भी उपसभापति को देगा क्या, नहीं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। क्लियर है, तो कौन सा सही नहीं, कौन सा सही है पूछ रहा है ना, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, गलत है। 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है, 1, 2 और 4, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है क्या, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो,
हो गया ना, हो गया ना, शांत रहो, बॉटल के लेके आओ तो। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसके पीछे भी एक, हाँ, नहीं नहीं हो जाएगा, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है ना। मतलब स्वार्थी तो है अकबर द्वितीय, वो क्या करेगा, अकबर द्वितीय क्या करेगा, अकबर द्वितीय इनका पेंशन बढ़ाने के लिए, पेंशन बढ़ाने के लिए, पेंशन बढ़ाने के लिए किन कहां भेजा, लंदन भेजा। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को पेंशन बढ़ाने के लिए कहां भेजा था, लंदन भेजा था। और उनको किन की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि। किन की उपाधि, राजा की उपाधि। किसके द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अकबर द्वितीय के द्वारा। क्लियर, ये समझ में आया। और इसके संबंध में एक खास चीज याद रखना अकबर द्वितीय के बारे में, अ से अ याद रखना। अ से अ क्या है, अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करने वाला पहला क्या शासक था, पहला मुगल बादशाह था। ठीक है, अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन शासन करने वाला पहला, पहला मुगल था, पहला मुगल बादशाह। ठीक है, पहला मुगल बादशाह होगा अकबर द्वितीय। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें इसके बारे में याद रखनी है आप लोग को। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत अवस्थित है, तो भारत कहां अवस्थित है इसके बारे में देखेंगे। तो उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में। इसका रीजन क्या है, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में जब चर्चा करते हैं तो ये अक्षांश इसका लेंगे उत्तरी अक्षांश, देशांतर लेंगे पूर्वी देशांतर। ठीक है, ओके क्लियर। और दो अक्षांशों के बीच, है ना, वो सब छोड़ो, अभी 1 = 4 मिनट का समय हो, ये सब नहीं बात करते, है ना। इसी को चर्चा में अगर लाएंगे तो पूरा आपको फिर ग्लोब समझाना पड़ेगा, उसमें कैसे वहां पे रेखाएं देशांतर ये सब जाएंगी। फिलहाल इतना याद रखना कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इसकी स्थिति और विस्तार जो है उत्तरी अक्षांश में आएगी और देशांतर में पूर्वी देशांतर में आती है। ठीक है, ओके। अक्षांश में देखो, अक्षांश कभी भी दक्षिणी होगा क्या, कभी भी दक्षिणी होगा क्या, नहीं। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये दो चीज याद रखना, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी से, गलत है भाई, ये पहला ही स्टेटमेंट दिख रहा है इसका गलत है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी, दक्षिणी है, ये भी गलत। 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर, ये सही दिख रहा है अपने को, है ना। देशांतर का चेक कर लेते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट देशांश पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये बिल्कुल सही दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही दिख रहा है। यहां पे देखो, यहाँ पे दक्षिण आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसे एक एक चीज को आप इसको बारीक से बारीक चीजों को ध्यान रखना, उसके आधार पे आपको आंसर लेना है। ऐसा नहीं कि ये दिखा नहीं, ये तो डाटा सही दिख रहा है, किसी को भी आंसर मार के चले आए, है ना। तो ऐसे मत करना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके आपको उत्तर निकालना है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तो यहां पे याद रखना जहांगीर, जहांगीर एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या करेगा, चित्रकला के क्षेत्र में ज्यादा रुचि लेगा और किसी की भी मूर्ति मतलब तस्वीर देख करके वो समझ जाएगा
कि उसके हिस्से को, मतलब उसके सिर को किसने बनाया है, पंख को किसने बनाया, मतलब उसकी उतनी उसमें रुचि रहेगी कि उसके एक एक भाग को बता देगा कि ये हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया हुआ है। ठीक है, इसके शासन काल में याद रखना दो मशहूर वाले थे, एक उस्ताद मसूर खां, उस्ताद मसूर खां, ठीक है, उस्ताद मसूर खां। उस्ताद मसूर खां जो थे वो साइबेरिया से, याद रखना, साइबेरियन पक्षी का चित्रकार था। ये किसका चित्रकार था? साइबेरियन पक्षी का चित्रकार। साइबेरियन पक्षी का चित्रकार, ठीक है। उस्ताद मसूर खां साइबेरियन पक्षी का चित्रकार था। एक इसके संबंध में और याद रखना, अबुल हसन करके, कौन सा याद रखोगे? अबुल हसन। ये दो फेमस चित्रकार थे इसके समय में, ठीक है, अबुल हसन और साइब उस्ताद मसूर खां। उस्ताद मसूर खां किस लिए मशहूर था? साइबेरियन पक्षी का चित्रकार था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, अकबर के समय में दसवन बसावन ये सब तो जानते हो आप लोग, ठीक है, जरी कलम और सिरी कलम की उपाधि देगा, ठीक है, जरी कलम हुसैन को। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तारांकित प्रश्न बोल रहे हैं ना, मतलब एकदम 5 स्टार लगा लो, ऐसे बोलते हैं ना, 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आएगा एकदम मुखाग्र रट्टम रट्टा, याद रखे रहना इसको। तो ऐसे करते हैं ना अपन, स्टार बना लो, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VIMP है। तो जैसे यही वर्ड आ जाता है एकदम स्टार लगा लो, तो इसको आप लोग एकदम रट्टम रट्टा याद रख लेते हो, मतलब मौखिक रूप से याद रख लेते हो। और जब भी इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है, तो फट फट इसका क्या देते हो आप लोग? आंसर देते हो। इसका रीजन क्या है कि आप लोग को उस तरीके से आपको दिमाग को ट्रेंड किया गया है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तारांकित प्रश्न है, स्टार 5 स्टार 3 स्टार लगा लो, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो इसको आप लोग मौखिक रूप से याद कर लेते हो। और इसके ऊपर कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो इसका आंसर आप क्या कर देते हो? सटाक से दे देते हो, है ना। तो ये दो चीज को ही याद रखना, तारांकित जो प्रश्न होगा मौखिक रूप से, और उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, बस ये दो चीज आप लोग याद कर लिए तो हो गया, है ना। मतलब मौखिक रूप से इसका उत्तर दिया जाता है, और दूसरा इसमें पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। किसके बारे में? तारांकित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट याद हो गया। अब यहां से सॉल्व करो, देखो इसके उत्तर कैसे दिए जाते हैं? मौखिक दिए जाते हैं क्या? तारांकित प्रश्न है, याद कर लो, तो इसके उत्तर कैसे दिए जाते हैं? मौखिक। मौखिक रूप से याद कर लेते हो पूरा। लिखित देंगे क्या? नहीं देंगे, ये ऑप्शन गलत है। पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? अब उसके बाद पूरा आपको अच्छे से याद हो गया है, उसको रट्टम रट्टा याद कर लियो हो, मौखिक रूप से याद कर लिए हो, तो कुछ भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर दे पाओगे, हाँ तुरंत दे पाओगे, है ना। तो इसमें क्या किया जा सकता है? पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें पूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते क्या? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उत्तर पर बहस की जा सकती, ये भी गलत है। उत्तर पर स्पीकर का निर्णय, स्पीकर का नियंत्रण रहता है, ये भी गलत है ना। केवल और केवल याद रखना मौखिक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1 और 3 सही है, तो यहाँ पे देखो सही पूछ रहा है ना। 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी देखो, 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 1 और 3, ये क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही होगा। ठीक है, 14 नंबर का हो गया क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है? पूछ रहा है, ठीक है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, ठीक, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो यहां से सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कहां कहां पे पूर्ण बहुमत मिला है, कहां कहां पे पूर्ण बहुमत मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक सेंटर वाला जगह लेंगे। सबसे पहले क्या होगा? मध्य प्रांत। जहां जहां पे इसका सरकार बना है उस वाले प्रांत को अपन देख लेंगे, मध्य प्रांत।
मध्य प्रांत के ऊपर कौन सा? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। मध्य प्रांत के नीचे याद रखना मद्रास वाला हिस्सा, इन 3 जगहों पे बनेगा। इधर याद रखना बंबई, है ना, म से याद रखना मुंबई अभी बोला जा रहा है, पहले क्या बोला जाता था? बंबई, बंबई, ठीक है। इधर राइट साइड में क्या है जी? उड़ीसा, राइट साइड में क्या है? उड़ीसा, ठीक है। और बीच वाले हिस्से मध्य प्रांत और इसके बीच वाले हिस्से में संयुक्त प्रांत के बीच वाले हिस्से में याद रखना बिहार। ये ऐसा क्षेत्र है जहां इनकी सरकार बनी थी। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, ये बताना है अपने को, ठीक है। तो ये ऐसा जगह है जहां पे इनकी सरकार बनी थी। तो इस ऑप्शन में से क्या नहीं दिख रहा है यहां आपको? देखो पंजाब, क्या नहीं दिख रहा है? पंजाब। यही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे सरकार बनी थी क्या? मध्य प्रांत में, दिख रहा है। बिहार में देखो ये भी दिख रहा है, मद्रास ये भी दिख रहा है क्या आपको? तो यहाँ पे याद रखना इनकी सरकार बनी थी और पंजाब में इनकी सरकार नहीं बनी थी। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, बीच में क्या लोगे? सेंटर में क्या लोगे? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत के ऊपर क्या हो जाएगा? मध्य प्रांत के ऊपर संयुक्त प्रांत, उसके जस्ट नीचे मद्रास, लेफ्ट में याद रखना मुंबई, राइट में याद रखना उड़ीसा, और उड़ीसा और संयुक्त प्रांत के बीच में क्या याद रखोगे? बिहार को याद रखोगे। इसके आधार पे आप क्या कर सकते हो? पूरा अच्छे से इसको डायग्राम के थ्रू बना सकते हो। ओके, क्लियर? आया समझ में ये वाला हिस्सा? और डिटेल से अच्छे से आप लोग को पढ़ना है तो अमीन पटवारी का योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप के द्वारा पढ़ाया जा रहा है अमीन पटवारी कोर्स, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेगा जिसको आप लोग प्रिंट निकाल करके पढ़ सकते हो। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको ये दिए हुए नंबर में संपर्क करके जान सकते हो कोर्स के बारे में डिटेल। 16 नंबर का देखो, 1857 में सिपाही विद्रोह या भारत की आजादी के प्रथम युद्ध में समकालीन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये हर किसी को पता है, शहीद वीर नारायण सिंह जी को, है ना। शहीद वीर नारायण सिंह, इनके बारे में स्टोरी भी आप लोग सुने होंगे कि उस उनके क्षेत्र में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था, है ना, कसडोल रियासत के क्षेत्र में। तो वहां पे वो क्या किए थे? अपनी जनता को भूखमरी से बचाने के लिए माखन बनिया से जाकर के पहले रिक्वेस्ट किए कि अभी ये स्थिति आ गई है ना, तो कुछ अन्न दे दो जिसको अपन जनता में बांट सके, बाद में हमारे पास होगा तो फिर आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन माखन बनिया क्या करेगा? मानेगा नहीं, है ना। तो एक बार रिक्वेस्ट कर चुका है, अब वीर शहीद वीर नारायण सिंह क्या करेंगे? एक पत्र लिखेंगे, किसको? कैप्टन स्मिथ वहां पे उस समय, ठीक है, कैप्टन स्मिथ वहां पे थे। तो उनको क्या किया? पहले लेटर लिखा कि मेरे क्षेत्र में अकाल पड़ चुका है तो मैं वहां पे जाके कुछ अनाज लेके आऊंगा, ठीक है। और माखनलाल बनिया को भी बता देता है। अब इसमें माखनलाल बनिया जाकर के शिकायत कर देता है स्मिथ के पास कि कैसे कोई मेरे क्षेत्र, मेरे गोदाउन में से अनाज को लूट के ले जाएगा, है ना। तब स्मिथ आकर के इनके ऊपर एक्शन लेते हैं, फिर गिरफ्तारी होती है। पहली बार गिरफ्तार करते हैं, जेल से छूट करके चले जाते हैं। फिर दूसरी बार इनकी गिरफ्तारी होती है और बाद में अंततः इनको 10 दिसंबर को क्या किया जाता है? फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भी कौन कहलाते हैं? शहीद वीर नारायण सिंह कहलाते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया था? छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था 1857 के सिपाही विद्रोह ने, शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1942 में छत्तीसगढ़ में हुए रायपुर षड्यंत्र केस का अगवा निम्नलिखित में से कौन था? मतलब कौन सबसे मेन लीडर थे, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें याद रखना परसराम सोनी जी, ठीक है। कौन थे? परसराम सोनी। सुधीर मुखर्जी, और भी 2-4 नाम आते हैं, है ना। फिर अविनाश क्या कर देगा? इसको मुखबिरी कर देगा। तो ये याद रखना परसराम सोनी, ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे? सही होंगे, रायपुर षड्यंत्र केस के मामले में।
ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसका एक ट्रिक याद रखना, हबो पता मेली कोमुभो, हबो पता मेली कोमुभो। ठीक है। हलवा विद्रोह, भोपालपट्टनम का संघर्ष, परलकोट, तारापुर, मेरिया, लिंगागिरी, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, और लास्ट में याद रखना 1910 में भूमकाल विद्रोह। ठीक है, भूमकाल विद्रोह। हलवा का अजमेर सिंह। ठीक, तो ये इसका क्या है, क्रम है। अब इसके आधार पे अपने को इसका सूची जमाना है। सबसे पहले ये कब हुआ, 1774 से लेकर के 77 तक। 77 में जब अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई तो हलवा विद्रोहियों में से एक एक हलवा को ढूंढा गया और उनको मारा गया। ठीक है, ये कौन सा है, हलवा विद्रोह वाला। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 में, है ना। ठीक, क्लियर। परलकोट का विद्रोह, प से प याद रखना, परलकोट 25, 1825। तारापुर 42 से कब जाएगा जी, 42 से, तारापुर याद रखना 42 से 54, 42 से 54। और इसी के समकालीन कौन होगा, मेरिया विद्रोह भी होगा, जो 42 से 63 तक जाएगा। ठीक है, 42 से 63 तक। और ये तारापुर 1842 से कहां तक जाएगा, 54 तक। ठीक है, अब इसके आधार पे देखो एक एक चीज को अपन मिलाते हैं। सबसे पहले हलवा विद्रोह, हलवा विद्रोह कब हुआ था, 1774 से 77, 1774 से 77। पहला ये समझ में आ गया। ठीक है, पहला ये समझ में आ गया। लिंगागिरी कब हुआ था, तो 1856 में हुआ था। इसको बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी बोलते हैं। कोई विद्रोह कोई नहीं, 1859, है ना। ये कब हुआ था, 1876, झाड़ा सिरहा के द्वारा। ओके, यहाँ पे देखो मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह कब से कब हुआ, तो मेरिया मतलब 63 तक जाएगा, ये 1842 से 63 तक जाएगा। तारापुर विद्रोह 1842 से 54 तक। परलकोट का 25 याद किए हैं क्या, 1825 में। इसके आधार पे आप ऑप्शन छाटो, ए का क्या है 3, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या दिख रहा है 2। डी का क्या है 2। 3, 1, 4 और 2 कौन से ऑप्शन में है, 3, 1, 4 और 2। 3, 2 ये तो गलत हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2 ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है। 19वां देखो, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोहों का काल क्रमानुसार संयोजित करना है, मतलब इसी को फिर से आपको सीक्वेंस में जमाना है। सबसे पहले हलवा, पर भोपालपट्टनम का संघर्ष भी होगा, है ना, वो संघर्ष है, विद्रोह नहीं है। हलवा, परल कोट, तारापुर, मेरिया, लिंगागिरी, कोई विद्रोह, भूमकाल। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस के आधार पे आप जमा लो सही उत्तर क्या होगा। इसमें से क्या दिख रहा है, सबसे पहले अपने को तारापुर। ठीक है, तारापुर ऑप्शन नंबर डी पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तारापुर के बाद, तारापुर के बाद क्या आएगा, मेरिया। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन। उसके बाद क्या आएगा, मुड़िया 76 में। और भूमकाल क्या आएगा 1910 में। ये लास्ट है, ऑप्शन नंबर बी लास्ट है। उससे पहले क्या आएगा, ए। कौन से ऑप्शन में है, डी, सी, ए और बी। डी देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी आपको स्टार्टिंग में, डी, सी, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है। तो ऋषभ तीर्थ की जानकारी जो जैन धर्म के पहले 3 तीर्थंकर थे। इसमें तो 2-3 चीजें याद रखना है ना।
ऋषभ देव पहले थे। तेईसवें याद रखना, ये फर्स्ट नंबर के थे। तेईसवें याद रखना पार्श्वनाथ, संवेद शिखर, ठीक है। और लास्ट याद रखना महावीर। ओके, ठीक है। तो ये तीन चीजों के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। ऋषभ तीर्थ की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है महाभारत से, याद रखना। कहाँ से मिलती है? महाभारत से। ऋषभ तीर्थ के बारे में जानकारी महाभारत से। 21 नंबर का देखो, छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो जैन धर्म के प्राचीन भंडार, प्राचीन स्मारकों के मतलब स्मारकों के प्राचीन भंडार कहां से पाए जाएंगे? तो इसको एक कोड से याद रखना, मास करके, ठीक है। मास करके याद रखना। एक साउथ मूवी का पिक्चर है मास करके, कौन हीरो है याद नहीं आ रहा है नाम उसका, नागार्जुन, नागार्जुन, ठीक है। तो इनका एक मूवी है नागार्जुन का, मास करके याद रखना, ठीक है। मास से क्या है देखो, एम से क्या है? मल्हार। फिर एम से ही याद रखना महेशपुर, ठीक है। ए से क्या याद रखोगे? आरंग। और एस से याद रखना सिरपुर। तो ऐसे जगह है जहां से किसके भंडार मिले हैं? जैन धर्म के भंडार मिले हैं। इन तीन चार जगहों का नाम आप लोग को याद रखना है, मल्हार, महेशपुर, आरंग और सिरपुर। कौन से ऑप्शन में है देखो? दीपडी दंतेवाड़ा नहीं है, है ना। राजिम, सीता बेंगरा, जोगी मारा की गुफा, ये सब तो नहीं है जी। मल्हार, सिरपुर, महेशपुर, आरंग। ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है क्या? मल्हार, महेशपुर, मल्हार, महेशपुर, सिरपुर और आरंग। ऑप्शन नंबर ए सही है क्या इसका? ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है, मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पे सही उत्तर अपने को चुनना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए, बिल्कुल सही है। बहुत सारे जंगल सत्याग्रह आप देखोगे, है ना। रुद्री, नवागांव, इटाखार, तमोरा, लभरा, है ना। ये सब जगह में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में जंगल सत्याग्रह हुआ था, सब 1930 के आसपास की घटना के। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, सरासर गलत है ना। यहाँ पे तो गोली चलाने और वन आंदोलन हुए, जंगल सत्याग्रह हुए, है ना। तो शांतिपूर्ण तो नहीं रहा, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 गलत है ना। नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया, ये भी सही है, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? 1 और 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 3। शांतिपूर्ण नहीं हुआ था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखना। अब मैथ्स के क्वेश्चन देखो स्क्वायर रूट से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है वो भागफल विधि से आप बनाओगे। 0 पॉइंट, रूट में क्या दिख रहा है आपको? 0.9। इसका आंसर क्या आएगा अपने को छाटना है ना। तो सबसे पहले इसको 0.9 करके देखो, कभी भी ये रहेगा तो आप इसको पेयर में लिखना, ठीक है। पेयर में लिखना मतलब 90, और इसको क्या लिख सकते हो? 00। हमेशा पेयर में होता है, याद रखे रहना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट के बाद है, तो 0 पॉइंट के बाद जो भी अपने को आंसर लेना है। यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है। अब किससे जाएगा ये देखो, किससे जाएगा? तो 9 निया 81 कर सकते हैं क्या? 9 निया 81 कितना कर सकते हो? 9 निया 81, 9 निया 81, ठीक है। यहां से बचेगा कितना? 9 बचेगा। कल इसके बारे में बताया था, भागफल विधि के बारे में, है ना। फिर यहां से पेयर जो उतरता है वो किस में उतरेगा? हमेशा पेयर में उतरेगा। ये 9 और इस 9, इन दोनों के बीच क्या होगा? ये जोड़ हो जाएगा और टोटल क्या हो जाएगा? 9 9 18। यहाँ पे कोई एक ऐसा संख्या लेना है जो इस संख्या से ज्यादा ना हो, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा संख्या लेना है जो उस संख्या से ज्यादा ना हो। तो क्या लें तो उससे ज्यादा नहीं होगा? अगर
4 अपन लें तो 184 गुणित 4 करोगे, 184 गुणित 4 करोगे, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 4 चौक 16, 1 8 चौक 32 और 1 33 का 3 हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, इसका जब यहां से 4 का 184 से 4 का ही गुणा करोगे, कितना आएगा 736, ठीक है, कितना आएगा 736। यहाँ पे 9 बच रहा है ना, 736, ओके 736। तो बचेगा आप शेष कितना बचेगा, यहाँ पे देखो इन दोनों को घटाओ तो 10 में से 6 जाए 4, 164, कितना बच रहा है 164। अब यहां से देखो 184, इसमें से फिर क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, ये बनेगा 188, ठीक है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखो, मतलब ये छोटा संख्या है और ये क्या है, बड़ा संख्या है, तो इससे और ज्यादा ये भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसको यहां तक संख्या तक भाग दो कि ये संख्या क्या आ जाना चाहिए, छोटा आ जाना चाहिए, कहां से, इस वाले संख्या से। तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, कौन सा, 0.94, 0.94। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। भागफल विधि है, कल इसके बारे में बता चुका हूं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन किए, है ना। तो ये सब कैसे होता है वो पिछले क्लासेस में आपको बता दिया गया है, भागफल विधि से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 0.9 को अपन पेयर में लिखेंगे, 0.9000, ठीक है। जब भी ये देखो 9 निया 81 होगा, बचेगा कितना, 9 बचेगा, फिर यहां से उतरेगा कितना, पेयर में उतरेगा। यहां पे एक ऐसा संख्या लेते हैं जो इससे ज्यादा ना हो, अगर 5 बार गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 185 गुणित 5 करोगे ज्यादा हो जाएगा, 184 गुणित 4 करोगे कितना आएगा 736, बचेगा कितना 164, और 164 क्या हो जाएगा 188 से छोटा है, इसीलिए और ज्यादा भाग नहीं देंगे। तो ये आंसर क्या आएगा अपने पास फाइनल 0.94। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या, 0.94, ओके क्लियर। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें ऐसे वाले संख्या को क्या याद रखोगे, इसका भी एक सिंपल ट्रिक बताया था आप लोग को, इसको डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करना है ना, अलग से इसको निकालते मत रहना। एक पेयर, दो पेयर, तो अपने को जीरो के बाद ऐसे संख्या लिखेंगे, है ना। ये तो सबसे पहले स्क्वायर चेक करेंगे, किसी का स्क्वायर है का, 8 का स्क्वायर है, 8 8 64, 8 का स्क्वायर है, ये अपने को तो पता चल गया। लेकिन ये याद रखना पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद अगर 4 संख्या है तो दो संख्या का एक पेयर, दो संख्या का एक पेयर, ठीक है। 4 संख्या है, 2 पेयर बनेगा, तो पॉइंट के बाद अपने को 2 संख्या लिखना है। ये किसका वर्ग है, 8 का, तो ये 0.08 लिख सकते हैं क्या इसको, 0.08, है ना। 2 और 2 4 संख्या दिख रहा है, तो पॉइंट के बाद अपने को 2 संख्या लिखना है। ये किसी का स्क्वायर है तो वो लिख दो 8, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे अपन, 0.08, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 0.09 का रूट आएगा। तो इसमें भी सेम लगाओ, क्या है 0 पॉइंट के बाद देखो ये एक पेयर का है, एक पेयर का है मतलब एक संख्या आएगा, 9 किसी का स्क्वायर है क्या, तो 3 का स्क्वायर है, तो 0.3 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.3, ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखो 25, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप तो ये ऐसा भी कर सकते हो, रूट में 182 25 बटे क्या करोगे 100 करोगे, लेकिन ये मेथड यूज नहीं करना है, एकदम लंबा बनेगा और फालतू का आप लोग का एक भी कैलकुलेशन मिसमैच हुआ मतलब आंसर नहीं आएगा। तो इसमें जो तरीका मैं आपको सिखाया हूं वही यूज करना। देखो यहां तो ये खुद बता रहा है 18225 का स्क्वायर कितना दिख रहा है, 135 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये कितना आ रहा है 18225 आ रहा है, सब में वही डिजिट है क्या 18225 18225 18225 18225, तो हर में तो एकदम कंफर्म है कितना आएगा 135 आएगा,
इसका भी स्क्वायर 135 आएगा, इसका भी क्या आएगा 135 ही आएगा, इसका भी स्क्वायर क्या आएगा 135 ही आएगा, और इसका भी क्या आएगा 135। फर्क किस में है देखो, दशमलव के बाद पॉइंट पे, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट पे इस दशमलव के बाद जो संख्या लिखा हुआ है उस संख्या में फर्क है, उस संख्या में फर्क है। तो आपको ये मेथड मैं सिखा दिया हूं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो, तो ये तो 135 का स्क्वायर होगा, ये पहली बात कंफर्म है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है, दो संख्या, तो अपने को पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखनी है, सिर्फ एक संख्या, क्योंकि उसका पेयर बनाएंगे अपन। यहां पे देखो, यहां पे क्या लिख सकते हैं 135 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, चार संख्या, पेयर कितना, दो पेयर, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या रहनी चाहिए, दो संख्या रहनी चाहिए। इसका देखो, इसका भी क्या आएगा 135 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या चेक करेंगे, पॉइंट जो है दशमलव है उसके बाद एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो संख्या कितनी रहना चाहिए, पॉइंट के बाद तीन संख्या रहनी चाहिए, तो 0.13 हो जाएगा। इसका सॉल्व करो, क्या आएगा 135 तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करो, दो जीरो ये दिख रहा है, मतलब एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर, मतलब कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, तो अपने को और 0.1 लगाना पड़ेगा, तो यहां पे याद रखना 0.0135। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी को पूरे को आप क्या करो, ये जोड़ने के लिए बोला है, अगर घटाने के लिए बोलता तो घटा देते, जोड़ने के लिए बोल रहा है जोड़ दो सबको। 13.5, ये कितना बन रहा है 1.35, ये कितना बोल रहा है देखो, पॉइंट के बाद क्या है 135, ठीक है। पॉइंट के बाद इसमें याद रखना 0, 1, 3 और 5। अब सबको ऐड कर दो, जोड़ दो, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। 5, 5 3 8, 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, ये क्या होगा 3 और 1 4, 14.9985 कहाँ पे है 14.9985। एक लॉन्ग कट तरीका है, इसका लॉन्ग मेथड भी है, जो आपको शुरू में बताया कि सब पहला संख्या लिखो, उसके बाद बटे में जितनी संख्या है उसको नीचे में एक के साथ लिखो, लेकिन वो मेथड लॉन्ग कट भी है, एक भी मिस्टेक हुआ आंसर भी नहीं आएगा, सब चीज का आपको स्क्वायर भी नहीं पता होगा। यहाँ पे ये तरीका सबसे सिंपलेस्ट है इसका, ठीक है, ये सरलतम रूप है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये पेयर वाला याद रख लेना, पॉइंट के बाद कितना पेयर, कितना संख्या होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो, इसका भी सेम मेथड है, आप 0 पॉइंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.342 है ना। इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आप 342 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 जीरो है ना, ऐसे करके भी आप इसको क्या करोगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये तरीका यूज मत करना, बहुत लंबा जाएगा। फिर वही बोल रहा हूं, एक भी पॉइंट इधर उधर हो गया, एक भी जीरो ऊपर नीचे हो गया, आंसर नहीं आएगा। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो दशमलव के बाद संख्या गिन लो, यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या है, जिसमें कम रहेगा है ना, जिसमें कम संख्या रहेगा वहां पे अपन गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 3 6, तो 6 6 तो यहां से ही हो गया, मतलब ये जीरो पूरा कैंसिल हो गया, यहां जितना बचेगा उसको अपन ऊपर गुणा कर देंगे, 3 3 6, मतलब क्या बोल रहा हूं 3 3 6 यहां से गुणा कर दो, ऊपर में जो बचा डिजिट सेम एज इट इज लिख दो, 342 इंटू 684 डिवाइडेड बाई क्या है 342 इंटू 171, ये क्या हो जाएगा उसका सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 4 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 जीरो लिखोगे, फिर इसका जीरो ऊपर लिखोगे, तो ये सब कैलकुलेशन मत करना फालतू का, इसको कैलकुलेशन बढ़ाओगे सीधा से ज्यादा, दशमलव के बाद पेयर गिन लेना 3, ये 3 3 6, यहाँ पे देखो 3 3 6, तो ये 6 6 पूरा कैंसिल हो गया, यहां से जितना जीरो बचा ये कहाँ जाके गुणा हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको मेथड यूज करना है। अब इसके बाद देखो इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, जो आएगा आंसर वही है,
342 कैंसिल हो गया। अब ये 4 बार में जा रहा है क्या, देखो 4 एकम 4, 7 चौं 28 का 8, 2 4 और ये 6, मतलब ये 4 बार में चले जा रहा है जी। अब इसका क्या बोल रहा है, वर्गमूल बोल रहा है क्या, इस पूरे संख्या का अपने को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, इस पूरे संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो 4 का वर्गमूल देखो, 4 का वर्गमूल क्या आ रहा है जी, पेयर निकालना है अपने को, है ना। 4 का कितना होता है, 2 होता है क्या। अब यहां से पेयर निकाल दो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ठीक है, 1 2 और 3, ऑप्शन यही हो जाएगा 2000। 2000 क्या है इसका आंसर, किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी। समझे कैसे कैलकुलेशन किए इसको, एकदम सिंपल से सिंपल तरीका है। इस सिंपल से सिंपल तरीका का यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, क्लियर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, 27 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि √15 का मान ये दिया हुआ है तो इसका मान आप लोग निकालो। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, 5/3 को अगर 3 गुणित, मतलब इसके गुणा में 3/3 लिखूं तो मतलब ही उसका एक ही है, देखो एक से मतलब 3 और 3 कट जाएगा, एक ही बचेगा। तो 5/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। अब इसका गुणा करो, देखो तो ये क्या दिख रहा है, 5 तिया 15 और ये क्या दिख रहा है, 3 तिया 9 दिख रहा है। 3 तिया 9 ये किसी का रूट है क्या, तो ये 3 का रूट है और रूट यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो √15 का वैल्यू कितना दिया आपने को, √15 का वैल्यू कितना दिया है, 3.88 डिवाइडेड बाई क्या है 3। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेशन कर लो, 388 डिवाइडेड बाई 30 करके भी बना सकते हो। तो ये कितने बार में जाएगा, 300 एक कम 300, बचेगा 88, पॉइंट आएगा, जीरो लगाओगे तो 3 दूनी 6 आ रहा है ना। 3 तिया 9 करोगे तो सीधा 900 चला जाएगा, ये तो 880 के आसपास है, तो 2 आएगा। और उसके बाद फिर ये करोगे एक बार तो फिर वही एक आ रहा है, तो इसको 9 लो, है ना। तो 1.29 कहाँ पे ऑप्शन में है, देखो या तो आप इतना तक भी निकालते तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि यहाँ पे 2 और किसी में नहीं दिया है। 1.29 ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। कैसे किए समझ में आ गया ना। √5/3 को अपन यहाँ पे 3 गुणित 3 भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। इसको अगर काटेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 के बराबर आएगा, है ना। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, √15/9, वहां से फिर आ जाएगा, √15 का मान आपको दे दिया है 3.88/3, कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा आंसर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, 28 नंबर का क्वेश्चन, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 147 गुणित क्या करेंगे, 12 करेंगे, 147 गुणित 12 करेंगे मतलब वही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या है, देखो 80 भागित है, इसको एक चीज ध्यान दो, है ना, 80 भागित 125 है, मतलब 80 को अपन 125 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 147 गुणित 12 करोगे तो ये कितना निकलेगा, देखो रूट में 12 सत्ते 84, 8 आएगा, 12 48, 48 2 50 और 6 56, 5 12 एकम 12, 12 5 17, 17 64 क्या आएगा। तो ये 17 64 किसी का वर्ग दिख रहा है क्या, 42 का दिख रहा है। 17 64 किसका वर्ग दिख रहा है, 42 का दिख रहा है ना, 42 का रूट दिख रहा है। ठीक, 17 64 का ये है ना, 17 64 किसका है, 42 का रूट है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, काटो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे देखो, ये तो 2 से जा सकता है, ये 2 से नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 5 से जा सकता है, 5 से ये जा सकता है, 5 से अगर इसको करें 5 एकम 5, यहाँ से 3 गया, 5 6 का 30,
और इसको काटोगे 5 से, 5 से इसको काटोगे तो ये क्या जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, रूट 16 बटे क्या आ रहा है 25, रूट 16 बटे क्या आ रहा है 25। तो ये ऊपर वाला संख्या तो 42 का स्क्वायर दिखा अपने को। यहां से देखो ये किसका है जी, 4 और 5 का है, 4 और 5 का स्क्वायर दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 4 और 5 बटे में 5 करेंगे, और ये 5 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 5 कहां चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बटे में 5 करेंगे तो उसका मतलब क्या है, ये 5 ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 21 बटे 4, ठीक है, 4 पंचे 20, एक बचेगा इधर जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 52.5 क्या आएगा इसका आंसर आएगा, 52.5 इसका क्या आएगा आंसर आएगा, कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर डी में देखो 52.5, 52.5। समझ में आ गया ना ऐसे संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 147 गुणित 12 करोगे 1762 दिख रहा है, तो ऐसे डायरेक्ट कैसे निकाल दिए, तो इसके लास्ट वाले संख्या को देख करके आप निकालोगे, है ना। दो किसी के संख्या के आखिरी में कब आएगा 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 8 का स्क्वायर करोगे 8 अट्ठे 64, है ना, या तो 2 या 8 दोनों में से कोई एक आ सकता है। फिर इसका रूट चेक करना है तो यहां से चेक करोगे, ठीक है, 4 चौं 16, तो 42 ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका सबसे सिंपलेस्ट होता है, 52.5, यही क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29वां नंबर का क्वेश्चन देखो, इसका घनमूल निकालना है। इस क्वेश्चन को ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, ये 2 प्लस 10 बटे 27, इसको बोल रहा है ये क्यूब निकालने के लिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अपन इस फ्रेम में भी लिख सकते हैं, 2 धन 10 बटे 27, 2 प्लस 10/27, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 27 दूनी 54, 54 और 10 कितना आएगा 64, 64 बटे 27। अब इसका क्या बोल रहा है, ये देखो घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, घनमूल निकालने के लिए, क्यूब निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये ऊपर वाला 64 किसका दिख रहा है, 4 चौं 16, 16 चौं 64, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 4 बटे 3 क्या होगा इसका आंसर होगा, यही फाइनल क्या होगा इसका आंसर होगा। कहीं पे है क्या, इसमें नहीं है, तो इसको ऐसे तोड़ लो, 1 1 बटे 3, 3 एक कम 3 और 1 4, मतलब तो वही है ना, 3 एक कम 3 और 1 4, 4 बटे 3, तो दोनों में से एक आंसर जो होगा वही होगा, 4 बटे 3 नहीं है तो इस फॉर्म में है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा जी, 1 सही 1 बटे 3, 1 सही 1 बटे 3, ओके क्लियर। 30वां प्रश्न देखो, P प्लस क्यू का 30%, P माइनस क्यू का 50%, तो सबसे पहले तो यहां से परसेंट परसेंट काट लो, यहां से 0 यहां से 0 काट लो, तो क्या बचा 3P प्लस 3Q, इधर से क्या बचा 3P प्लस 3Q बचा, यहां से क्या बचा 5P माइनस 5Q, यही आएगा क्या, एक साइड P वाला रख लो, एक साइड Q वाला रख लो, ये Q वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर में, इधर से इसको इधर ला रहे हैं तो 8Q बच रहा है, और ये यहां जा रहा है तो क्या बचेगा 2P बचेगा। फिर इसको अगर कैंसिल करेंगे अपन तो 2 चौं करके बच रहा है ना, तो इसको अगर ऐसे लिख दें में P बराबर 4Q ऐसे लिख दें तो भी सही है ना, P बराबर 4Q। अब इसमें से चाहिए इसको क्या, P रेशियो Q चाहिए, P रेशियो Q, P रेशियो Q, तो ये क्या बनेगा 4/1, कौन से ऑप्शन में है देखो 4/1, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 4/1, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के कुछ सवाल हो गए, जहां आपको ये सिंपलेस्ट तरीका थोड़ा यूज करके आपको कैलकुलेशन को फास्ट करके इजी वे में आपको सॉल्व करना है, एकदम बेसिक मेथड से भी और ट्रिकी वाइज भी आप क्या करोगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लगाओगे तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा
लेंदी जाएगा, है ना, और मिसमैच भी हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सिंपलेस्ट तरीका इसको यूज करना, और एकदम हर चीज को ट्रिक से बनाऊंगा बोलोगे, नहीं बनेगा भाई। इसका रीजन क्या है, 45-50 ठो क्वेश्चन है, 50 ठो ट्रिक थोड़ी रटते रह बैठोगे आप। 50 क्वेश्चन है, 50 का 50 ट्रिक थोड़ी रटते बैठोगे। ऐसे 22 से 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर में फिर तो आप कैलकुलेशन कर लो कितना आएगा, ठीक है, लगभग 1250। सिर्फ आप क्या करोगे, सूत्र रटोगे। तो 1250 सूत्र रटने से अच्छा है पैटर्न को समझो, उस पैटर्न में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कैसे उसको अपन बिना कुछ जाने भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच, ये मेथड आप लोग भी यूज करना। मिलते हैं कल के नए टॉपिक को लेकर के, चौथे नंबर का सेट रहेगा, ठीक है। तो 3 सेट हो गया है, चौथे नंबर का सेट अपन कल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। क्लासेस कैसी लग रही है आपको, आपकी प्रतिक्रिया जरूर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर। ये सीरीज चालू रखना है, लगभग 60 सीरीज रहेगा, इसके बारे में भी आप लोग जरूर सजेशन दीजिए। 60 सेट आपके यूट्यूब में ही आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।